तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन भाई साहब के कुछ लॉज हैं, उन्हीं को हमको डिस्कस करना है। टोटल कितने लॉज न्यूटन भाई साहब के? 3 लॉज है, हमको 3 लॉज पढ़ना है। एक्चुअली उनका एक और लॉ है जिसको हम ग्रेविटेशन लॉ कहते हैं। तो एक्चुअली उन्होंने 4 लॉज दिए थे मोशन की। ये 3 लॉ इनको एक साथ हम क्लब करके पढ़ते हैं, उसके बाद एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग इसका ग्रेविटेशन का। तो न्यूटन भाई साहब के लॉ है मोशन के लिए। तो मोशन कंटिन्यूअस रहने के लिए क्या हमें फोर्स की जरूरत होती है? नहीं, मोशन कंटिन्यू रहने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है। देखो मून के पीछे कोई रॉकेट नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो मूव कर रहा है। अर्थ भी सन के चारों तरफ मूव कर रही है। तो कंटिन्यूअस मोशन करते रहने के लिए हमको फोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन मोशन को क्रिएट करने के लिए या मोशन को चेंज करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत होती है। तो हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? फोर्स से। तो सबसे पहले हम फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं कि फोर्स होता क्या है। तो देखो फोर्स जो होता है ये एक एक्सटर्नल एजेंसी है। जैसे कि आप कोई आपको पीछे से आके धक्का लगा दिया, वो एक्सटर्नल एजेंसी है, उसने आपको एक पुश या पुल कुछ भी लगा दिया। तो फोर्स ना एक एक्सटर्नल एजेंसी है। कुछ वर्ड्स हमको बार बार यूज करने हैं, जैसे कि एक्सटर्नल एजेंसी, ये वर्ड हमको लिखना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल एजेंसी है। ये क्या क्या कर सकती है? ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये साइज चेंज कर सकती है। देखो इसकी लेंथ अभी 1 सेंटीमीटर है, हो सकता है इसकी लेंथ अभी कितनी हो गई, 1.2 सेंटीमीटर हो गई। तो ये ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकता है। लेकिन देखो अभी रेक्टेंगल था और खींचने के बाद भी रेक्टेंगुलर ही है ये। उसके बाद दूसरा ये क्या कर सकता है, इसका शेप चेंज कर सकता है। ये देखो अभी ये कुछ इस तरीके का है, लेकिन मैंने इसका शेप चेंज कर दिया। देखो ये ऐसे काजू जैसे दिख रहा है अभी, है ना? तो इसका मैं शेप चेंज कर सकता हूँ। और उसके बाद में क्या चेंज कर सकता हूँ, इसका स्टेट चेंज कर सकता हूँ। स्टेट, स्टेट का मतलब ये है कि देखो ये स्टेशनरी है, अभी मैंने इसका स्टेट चेंज कर दिया, इसको मोशन में ला दिया। अभी ये मोशन में है, मैं इसको ऐसे मार के इसको रोक दिया। तो ये बॉडी की स्टेट को भी चेंज कर सकता है। यानी कि रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, मोशन में तो उसको रेस्ट में ला सकता है, या एक डायरेक्शन में मोशन है तो उसको दूसरे डायरेक्शन में मोशन भी कर सकता है। तो फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजेंसी विच कैन चेंज द साइज, शेप और स्टेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोगों ने क्या देखी थी? इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ना रेजिस्टेंस, ये होता है रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट, टू चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। जैसे कि आप रात के समय मोबाइल चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, आपकी स्टेट क्या है अभी? टीवी देखने की, मोबाइल चलाने की। मम्मी आपको बोलेगी सो जा सो जा सो जा, लेकिन आप नहीं सोते हो, आप रजिस्ट करते हो, अरे यार मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, अभी मैं नहीं। और जब सुबह आप सो रहे होते हो तब आपकी मम्मी आपको उठा रही होती है, उठ जा थोड़ी सी टीवी देख ले, न्यूज देख ले, लेकिन आप नहीं, मुझे अभी सोने दो। तो जिस तरीके से हम अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज करते हैं ना, वैसे हर बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज करती है। उसी प्रॉपर्टी को क्या कह देते हैं हम लोग? इनर्शिया कह देते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज इन रेस्ट। अगर एक बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, तो ये रेस्ट कंडीशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि आप इसमें क्या नहीं लगाते, फोर्स नहीं लगाते। फोर्स में भी इसका स्टेट चेंज कर दे। छोटा सा फोर्स लगाया और बहुत बड़ा पत्थर है तो वो भी चेंज नहीं कर पाएगा। तो फोर्स कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो बात की बात। लेकिन इनर्शिया क्या है? अपनी स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करना ही क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। अब इनर्शिया होता है टोटल 3 टाइप का। सबसे पहला इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है। देखो जैसे कि ये एक बस है, आपने उसके ऊपर अगर धक्का लगाया, अब बस को तो मूव नहीं कर पाए, फोर्स लगाया, लेकिन आप उसको मूव नहीं कर पाए क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती है। लेकिन पता है अगर वही बस ऊपर स्पेस में होती, जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पे आप एक बस को धक्का लगाओगे ना, बस भी मूव कर जाएगी, है ना? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसके बाद दूसरा क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखो अगर कोई गाड़ी है वो मूव कर रही है और आपने उसकी चाबी निकाल दी, लेकिन वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, तो उसके पास कौन सा वाला इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ मोशन। कि वो मोशन में है तो वो चाहती है कि हमेशा मोशन में रहे, लेकिन रुक क्यों जाती है? फ्रिक्शन के कारण रुक जाती है। फ्रिक्शन नहीं होता ना तो वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। जैसे कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ कंटिन्यूसली चल रही है, क्योंकि ये हम स्पेस में, हमारी अर्थ स्पेस में, वैक्यूम में, इसलिए वो कंटिन्यूसली चल रही है। उसके बाद तीसरा क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब सोचो आप एक कार में जा रहे हो, सीधे सीधे जा रहे हो, आपका जो डायरेक्शन हो एकदम स्ट्रेट है, लेकिन जैसी कार ऐसे टर्न करती है, लेकिन आपका तो इनर्शिया है ना सामने जाने का है, तो हम थोड़ा सा ऐसे नहीं झुक जाते हैं बाहर की तरफ। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हम जाना चाह रहे थे, हम उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो वो हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो 3 टाइप का है।
तो आप लोग लेट आए हो, सुन लो, हमने स्टार्ट किया है फोर्स से। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो बॉडी का शेप चेंज कर सकती है, साइज चेंज कर सकती है, या उसकी कंडीशन को या स्टेट को चेंज कर सकती है। मोशन में तो रेस्ट में तो मोशन में ला सकती है। उसके बाद हमने देखा इनर्शिया क्या होता है? रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट, यानी कि उसकी जो भी कंडीशन है ना एट प्रेजेंट, उसका चेंज होने में जो रेजिस्टेंस करती है बॉडी, उसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ठीक है। इनर्शिया 3 टाइप का होता है, रेस्ट वाला, मोशन वाला और डायरेक्शन वाला। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया पढ़ने के बाद अब आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं किस पे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है किसके बारे में? इनर्शिया के बारे में, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी, अनटिल और अनलेस उसके ऊपर क्या ना लग जाए? एक एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। एक्सटर्नल फोर्स, देखो बार बार हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि आप एक बस के या कार के अंदर बैठे हो, अगर कार रुकी हुई है, कार में पीछे की सीट में 4 लोग बैठे हुए हैं, वो अंदर सीट्स को कितना भी पुश करेंगे, कार आगे मूव करेगी? नहीं, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है, सिस्टम के अंदर है। लेकिन वो 4 लोग अगर कार के बाहर उतर के धक्का लगाएंगे तो कार मूव कर जाएगी। तो मोशन मतलब कंडीशन को चेंज करने के लिए हमें एक ऐसा फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल। तो ये वर्ड अगर यूज नहीं किया आपने एक्सटर्नल, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, एक्सटर्नल। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें हमको एक चीज और देखनी है, मोमेंटम इसके बाद ही देखा था ना। तो देखो मोमेंटम ना 2 टाइप का होता है। एक मोमेंटम हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये कौन सा मोमेंटम होगा? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ये होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। देखो फॉर्मूला आ गया। लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। अब देखो ये एक कार है या एक बॉडी है, ये है 5 kg की, और इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है ये 3 मीटर पर सेकंड की। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 किलोग्राम सेकेंड। किलोग्राम सेकेंड यूनिट याद रखना। हो सकता है आपसे पूछ ले कि मोमेंटम की, या आगे इंपल्स भी पढ़ेंगे हम लोग, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, उसका डायमेंशन क्या होता है? इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? केजी है मास की यूनिट, ये है टाइम की यूनिट, और लेंथ तो कुछ है ही नहीं, तो L0 लिखने का मतलब नहीं है, चाहो तो लिख भी सकते हो। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये बॉडी है, इस डायरेक्शन में जा रही थी 3 मीटर पर सेकंड से। अब हम लोग देखते हैं कि ये मोमेंटम चेंज भी हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? स्पीड चेंज कर दी तो आपका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। या मान लो आप कार में बाइक में जा रहे हो, 3 लोग, अचानक से कोई एक गिर गया, तो मास कम हो गया, मास कम हो गया तो मोमेंटम कम हो गया, है कि नहीं? तो मास भी चेंज हो सकता है और वेलोसिटी भी। याद रखना मास भी चेंज हो सकता है। जो रॉकेट्स ऊपर जाते हैं ना, वो बहुत हाई अमाउंट में अपना फ्यूल बर्न करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम पर सेकंड फ्यूल को बर्न करते हैं, तो उनका मास भी तो कम हो रहा है ना? तो इसका बहुत बड़ा रोल आने वाला है सामने। ठीक है। अब इसके बाद मोमेंटम का ही हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। अच्छा बताओ, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ही कौन आ गया है? वेलोसिटी। वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होती है? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था क्या? इंपल्स। इंपल्स नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? हमने देखा था इंपल्स, जब शॉर्ट टाइम के लिए एक फोर्स लगता है, शॉर्ट टाइम के लिए जब एक फोर्स लगता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं इंपल्स। इंपल्स, जैसे कि क्रिकेट का बैट होता है, बॉल जैसी उसमें टकराती है तो उस बॉल के ऊपर फोर्स लगा है, लेकिन वो फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, तो इसी टाइप के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं। इसी टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं। ठीक है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले ही वो दिखा देता हूँ एक, कि फोर्स इज इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा था? मास इंटू असलरेशन। आगे पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन रिवीजन क्लास है तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को इतना पता होना चाहिए। मास इंटू असलरेशन। असलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अभी अभी आप लोगों ने बताया कि भाई मास भी तो चेंज हो सकता है,
तो मास एक कांस्टेंट नहीं है, मास को भी मैं अंदर लेके चला जाता हूं। तो देखो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dmv, चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। और मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखे थे, लिख लो इसको, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद देखो, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब एक बहुत बड़ा फोर्स एक छोटे से टाइम के लिए लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंपल्स। तो देखो यहां से dt को उठा के मैं यहां पे ले आता हूं, मल्टीप्लाई कर लेता हूं। जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, जैसे ही इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, f इंटू थोड़ा सा बड़ा टाइम ले लेते हैं, डेल टी। dt का मतलब होता है छोटू सा टाइम, और डेल टी का मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा टाइम, यानी 2 3 4 5 सेकंड, और इसका मतलब तो होता है 0.00001 सेकंड। हम चाहते तो dt भी लिख लेते, लेकिन बुक में ना डेल टी दिया हुआ है, बात एक ही है दोनों की, है ना। तो इसको उठा के मैंने यहां ले गया, तो ये क्या मिल गया हमको, इंपल्स। देखो शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगता है, शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगता है वो क्या है, इंपल्स। लेकिन इससे हमने निकाला तो इस साइड क्या बच गया, लीनियर मोमेंटम नहीं है, क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। वेक्टर नहीं लगाते अभी। तो देखो इसको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, इंपल्स। इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को हमने नाम दे दिया इंपल्स। इंपल्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, बुक्स में जे से भी रिप्रेजेंट करता है इसको, और ये किसके इक्वल हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो जाता है। तो देखो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें आपको लिखा होगा भाई 15 न्यूटन का फोर्स लगा है 2 सेकंड के लिए, बताओ इंपल्स कितना है, 15 न्यूटन का फोर्स 2 सेकंड के लिए, तो 15 इंटू 2 कर देना, क्या मिल जाएगा, इंपल्स। कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा मास इतना था, वेलोसिटी इतनी थी। अब मास कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई है, वेलोसिटी चेंज हो गई तो क्या चेंज हो गया, मोमेंटम। आप चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, ये दोनों दो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। तो इंपल्स को आप वहां से भी निकाल सकते हो। मैं बता देता हूं इसके ऊपर एक क्वेश्चन, इंपल्स के ऊपर क्वेश्चन दो टाइप के आएंगे। देखो इंपल्स के ऊपर क्वेश्चन दो टाइप से आएंगे। पहली कैटेगरी ये है कि एक फोर्स लगा हुआ है 15 न्यूटन का फॉर 0.3 सेकेंड, इंपल्स कितना होगा, इंपल्स कितना होगा। तो आप बोल देंगे सर हमको पता है, इंपल्स जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डेल टी के इक्वल होता है सर। तो यहां से ये है 15 और ये है 0.3, तो ये कितना हो जाएगा 4.5, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या पूछेगा आपको कि एक बॉडी है जिसका मास ना 5 केजी है, पहले ये जा रही थी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और थोड़ी देर के बाद अब इसकी ना वेलोसिटी चेंज हो गई है, और यही 5 केजी की बॉडी अब जा रही है 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बताओ इसके ऊपर इंपल्स कितना लगाओ, भाई एक फोर्स लगा होगा तभी तो वेलोसिटी चेंज हुई है, तो वो इंपल्स बताओ। तो बोलना अच्छा इंपल्स का तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़े थे, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, और फाइनल मोमेंटम 5 इंटू 8। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, 5 8 इज 40 माइनस 25 इक्वल टू 15 न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। एक मिनट, तुम लोग यहाँ पे बताए नहीं मेरे को, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और हाँ तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 1। देखो मैं इसकी यूनिट को थोड़ा सा छेड़छाड़ कर रहा हूं, किलोग्राम को तो मैं किलोग्राम रहने देता हूं। अच्छा मैं अगर इसमें ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, इसमें अगर
ऊपर और नीचे सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, ऐसी यूनिट बन गई। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसकी यूनिट होती है? न्यूटन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? न्यूटन सेकंड भी लिख सकता हूं। तो देखो मोमेंटम की यूनिट आ गई है न्यूटन सेकंड, ये यूनिट भी थी लेकिन हमने उसको डिराइव करके न्यूटन सेकंड पे पहुंच गए। तो मोमेंटम की यूनिट है न्यूटन सेकंड, तो चेंज इन मोमेंटम की यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन सेकंड। तो देखो इसकी यूनिट भी देखो कितनी आई थी अभी इंपल्स की, न्यूटन सेकंड आई थी। और ये है किसके इक्वल? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। तो इसकी भी यूनिट क्या आई थी? न्यूटन सेकंड। तो ये देखो न्यूटन सेकंड, यहाँ पे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूटन सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम न्यूटन सेकंड कैसे आया? कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, हमने उसको कन्वर्ट करके दिखा दिया कि देखो भाई ऐसे होता है। ठीक है, समझ गए ना? तो यहाँ पे एक खास बात, इंपल्स एंड मोमेंटम, इंपल्स एंड मोमेंटम दोनों की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड। खैर इसकी एक यूनिट ये भी है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, हमने उसमें ऊपर नीचे सेकंड से मल्टीप्लाई करके इसको निकाल के ले आए। दोनों की यूनिट ये है। कई बार ऐसा पूछता है कि दोनों की यूनिट बताओ, या ये किसकी यूनिट है, या कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट इंपल्स के जैसी है? भाई मोमेंटम की यूनिट। तो ये चीज हमको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉल, फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉल, फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, ऑफ मास 200 ग्राम, हम लोग हमेशा केजी में काम करते हैं तो इसको क्या लिख लेंगे? 0.2 केजी। 200 ग्राम स्ट्राइक्स परपेंडिकुलरली टू अ वॉल, या सुनो ना, एक काम करते, इतना थ्योरी लिखने से अच्छा मैं बता देता हूं क्या है। एक ना ऐसी वॉल है, इस वॉल पे ये एक बॉल है जो कि आके स्ट्राइक करने वाली, ये दो टाइप से स्ट्राइक कर रही है। सोचो अगर ये ऐसे आके स्ट्राइक करेगी तो वापस भी कैसे होगी? बिल्कुल ऐसे वापस होगी। तो ये ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई। लेकिन अगर ये दीवार जो है अगर ये ऐसी होती और बॉल जो है इसके ऊपर एक एंगल पे आ रही होती, ये देखो ये बॉल जो है ना यहां से इस डायरेक्शन में एक एंगल के ऊपर आ रही है, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो क्या लगता है बॉल कहां जाएगी? दीवार तोड़ के पार निकल जाएगी? नहीं, यहां से टकरा के वापस ऐसी आ जाएगी। नहीं, क्या होगा? बिल्कुल जैसे ये इसके ऊपर इंपोज करेगी ना वैसे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बॉल का जो मोशन होगा ना, पता है वो कैसा हो जाएगा? यहाँ हरे कलर से बता देता हूँ कि बॉल ऐसे वापस निकल जाएगी, बॉल ऐसे वापस निकल जाएगी इस डायरेक्शन में, और ये भी ना 45 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, आप लोगों ने रिफ्लेक्शन के लॉस तो पढ़े ही होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसका भी एंगल 45 डिग्री होगा। तो दोनों केसेस में वो पूछ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम कितना है। 200 ग्राम इसका मास दे दिया है और यहाँ पे वेलोसिटी भी दे दिया है। ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये भी है 10 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद भी इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। दो टाइप के कोलिजन होते हैं, एक जिसमें एनर्जी का लॉस हो जाता है और एक जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो दोनों केसेस में ये पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम कितना है। तो देखो मैं कैलकुलेट करके बताता हूं, उसको मैं नाम दे देता हूं केस नंबर 1, इसको मैं नाम दे देता हूं केस नंबर 2। तो चलो केस नंबर 1 में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है, कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है। ये हमारी बॉल है, ये देखो पहले ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब भैया ये पलट के इस डायरेक्शन में आ गई, तो अब फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू
-10, बस इसी का खेल है। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मास दिया हुआ है 0.2, ये है -10 माइनस मास दिया हुआ है 0.2। एक काम करते हैं ना, मास को कॉमन निकाल लेते हैं, बार बार कौन मास को मल्टीप्लाई करे। तो देखो मास को मैंने कॉमन निकाल लिया तो v माइनस यू बच गया। ये दिया हुआ है 0.2, ये है -10 माइनस ऑफ 10, माइनस ऑफ 10, तो कितना हो गया ये 20 इंटू 2, कितना हो जाएगा 20 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 4 न्यूटन, वो भी माइनस। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, -4 न्यूटन है, -4 न्यूटन। ठीक है, माइनस में क्यों आया, क्योंकि बॉल ना उधर चली गई, इसलिए चेंज इन मोमेंटम कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, चलो अब दूसरा वाला केस देखते हैं हम लोग। तो ये तो बड़ा इजी था, बस प्लस माइनस का ख्याल रखना। ठीक है, चलो दूसरा वाला केस देखते हैं हम लोग। दूसरे वाले केस में बॉल आ रही है ऐसे, यहां पे उसने 45 डिग्री पे स्ट्राइक किया और ये है 10 मीटर पर सेकेंड, और वापस ये निकल गई ऐसे, और ये भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी है 45 डिग्री। ठीक है, इस वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट ले लेता हूं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज इंक्लाइंड होती है तो हम उसके कंपोनेंट ले लेते हैं। तो देखो एक कंपोनेंट होगा ऐसा और एक कंपोनेंट ऐसा होगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के बीच में ही ये वेक्टर होता है हमेशा। भैया आप एक ऐसा बनाए और एक ऐसा बना देते तो वो तो दोनों के बीच में है ही नहीं, दोनों के बीच में होता है हमेशा। ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इसको मैंने नाम दे दिया ux। ux क्यों नाम दिया, क्योंकि ये x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, समझते हो ना, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। ये कितनी हो जाएगी 10 मीटर, सॉरी 10 cos 45। और इस वेलोसिटी को मैं क्या नाम दूं, uy, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी, भाई टकराने के पहले की वेलोसिटी क्या है इनिशियल वेलोसिटी, टकराने के बाद की वेलोसिटी क्या है फाइनल वेलोसिटी। टकराने के पहले इनिशियल वेलोसिटी, तो uy इज इक्वल्स टू 10 sin 45। नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो क्या, नहीं आप चाहो तो नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा कंसीडरिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। हम यहाँ पॉजिटिव लें कि नेगेटिव ले, आप लोग बताओ। हमेशा नेगेटिव लेते हैं तो इस बार भी नेगेटिव लेते हैं, है ना। तो इसको मैंने लिख दिया क्या, -10 sin 45। अब देखो टकराने के बाद अब इसके भी हमको कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो देखो मैं इसके कंपोनेंट ले रहा हूं, एक कंपोनेंट मैंने ले लिया ऐसा और एक कंपोनेंट ले लिया ऐसा, सही है कि गलत, गलत है भैया, दोनों कंपोनेंट के बीच में तो आया ही नहीं है। तो कैसे करें, हाँ एक कंपोनेंट आएगा किधर नीचे और एक कंपोनेंट आएगा इधर। अब छाबी भी अंदर नहीं आया, अब आ गया अंदर। ये एंगल 45 डिग्री है तो भैया ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब इसको मैं क्या नाम दूंगा, ये फाइनल वेलोसिटी है vx, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो इसको मैं क्या नाम दे दूं vx, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -10 cos 45। विप्लव सही बोला एकदम, हाँ हाँ। आप बताओ इसको मैं क्या नाम दूं, नाम बताओ पहले। क्या ये x डायरेक्शन में है और क्या ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है तो हम v बोलेंगे, और उसके बाद किस डायरेक्शन में है ये y डायरेक्शन में, तो y बोलेंगे। ये ऊपर जा रही है कि नीचे, नीचे जा रही है तो लगा देंगे माइनस, और कितनी हो जाएगी ये 10 sin 45। बस इसके बाद पूरा काम खत्म। अब आप लोगों को ना यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम दो बार निकालना पड़ेगा, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में। तो देखो x डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम, x डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम, x डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम।
क्या इस बॉल का मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो मैंने मास को तो ना बाहर कॉमन निकाल लिया, मैं लिख दूंगा vx माइनस ux, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास, मास कितना दिया हुआ इसका? हाँ 0.2, 0.2। एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी है? -10। cos45 को बाहर निकाल लेता हूं, दोनों में कॉमन, -10। चलो पूरा लिख लेते हैं तो बच्चे बोलेंगे क्या लिख दिया ये मास्टर। माइनस ux, वो उसको कितना लिख दूं? माइनस क्यों, वो तो पॉजिटिव है ना। हाँ, जो फॉर्मूले का माइनस है वो बस आएगा। 10 cos 45, 10 cos 45, cos 45 कितना होता है? 1/√2। अच्छा ये ऐसा दिख रहा है, 2 10 cos 45, 2 × 10 cos 45 यानी 20 cos 45। तो इसको और 20 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 4 cos 45 यानी कि 4/√2, 4/√2, और वो भी माइनस में, क्योंकि देखो इसका इसका माइनस भी तो कॉमन बाहर आएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? एक्स डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाता है? न्यूटन सेकेंड। क्या इतना समझ में आया? अब वाई डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं क्या? वाई डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मास तो पहले ही कॉमन निकाल लिया मैंने, वी वाई माइनस वी एक्स, वी एक्स, सॉरी यू वाई। हाँ, वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा? 0.2। वाई डायरेक्शन में जो बाद में थी पहले भी वही, पहले क्या थी? नीचे, अभी भी है नीचे। तो कोई चेंज आया है क्या? नहीं। देखो वहां से भी पता चल जाएगा। वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी -10 sin 45 माइनस वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, वो भी क्या है? -10 sin 45। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे? 0। तो भैया इसका वाई डायरेक्शन में कोई चेंज इन मोमेंटम आया ही नहीं। तो एक ही चेंज इन मोमेंटम है इसका, वो भी किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है ये, प्लस माइनस की भी सब कुछ। क्या इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। पक्का? चलो, हाँ वो सब बताऊंगा मैं। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आज तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, आज तो बायो की क्लास नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताइए क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सरासर गलत। अगर आपने बोल दिया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। एक वर्ड यूज करना है इसमें, एक वर्ड यूज करना है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक पुली है, यहाँ से एक रस्सी बंधी हुई है, यहाँ पे एक ये मांस लटका हुआ है, और यहाँ पे एक बंदा है बेचारा, एक बंदा है, वो इसको पकड़े हुए, वो भी दोनों हाथों से, और इसको गिरने से बचाने के लिए कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा ये बेचारा, फोर्स लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसमें कोई एक्सेलरेशन दिख रहा है क्या? एक्सेलरेशन तो बॉडी का 0 है, तो क्या कोई फोर्स नहीं लगा रहा है? लगा रहा है ना, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन गलत है, सरासर गलत है। तो सही क्या है? यार बचपन से तो वही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, मैं बार बार एक वर्ड यूज करता था, क्या? नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट, नेट, यहाँ पे देखो नेट फोर्स भैया, इसका नीचे कितना लग रहा है? एम जी, और ऊपर कितना लग रहा है? ये एक फोर्स लग रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो गए? 0। नेट फोर्स क्या है यहाँ पे? 0, इसीलिए आपको एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना आ गया? 0, मास इनटू एक्सेलरेशन। मान लो इसकी वैल्यू ज्यादा होती तो नेट फोर्स किधर होता? इधर, ये इधर मूव करने लगता, और मूव करता तो एक एक्सेलरेशन हमको दिख जाता, है ना? तो क्या है हमारा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हाँ सब इसको आप लोग रट लेना। उसके बाद मैंने इसमें आप लोगों को एक चीज करवाया था, क्या?
देखो सारा फॉर्मूला सब आपको रटना है, डेरिवेशन आपको रटना है, मैं यहाँ पर बस एक बार बताते जाऊंगा। तो देखो फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल्स टू मास dv अपॉन dt। इसका हम लोग भरपूर इस्तेमाल करेंगे। फोर्स इज इक्वल्स टू मास को अंदर भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा mv अपॉन dt। और इसका हम लोग यूज करेंगे, mv क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। भाई यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहा होगा, तो इसको हम लोगों ने हटाया तो हमको क्या मिला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट वर्ड जहां भी यूज आ गया ना, समझ जाना नीचे कौन होगा, टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को अभी। पहले थोड़ा सा थ्योरी को निपटा लेते हैं और फिर इकट्ठे हम लोग पूरे क्वेश्चन लेके बैठेंगे। अगला है हमारा थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, हाँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है हर एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। लेकिन ये एक्शन और रिएक्शन कहाँ लगते हैं, दो सेपरेट सेपरेट बॉडी के ऊपर लगते हैं। जैसे कि आपने एक बॉल को अगर इस बोर्ड के ऊपर मारा, तो बॉल जैसे ही इस बोर्ड के साथ कांटेक्ट में आएगी तो बोर्ड के ऊपर बॉल क्या लगाएगी, एक्शन। बदले में बोर्ड बॉल के ऊपर क्या लगाएगा, रिएक्शन। लेकिन सोचो दो लोग बहुत स्पीड में जा रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे आके जैसे ही टकराते हैं तो ये वाला बंदा इधर चला जाता है, ये वाला बंदा इधर, क्योंकि इसने उसके ऊपर एक्शन लगाया, बदले में इसकी तरफ से इसको क्या मिला, रिएक्शन। तो एक चीज स्टार पॉइंट बना के लिख लेना कि एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर लगते हैं। एक बॉडी पे एक्शन, दूसरी बॉडी के ऊपर रिएक्शन, दोनों सेपरेट सेपरेट बॉडीज के ऊपर लगते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर तो अभी हम लोग को क्वेश्चंस करने ही है। एक फ्रिक्शन को भी निपटा लेते हैं, तो फिर क्या है, हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, ये एक्शन रिएक्शन वाला है, इसको आप लोग रट लेना है जो भी लिखाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास में, फ्रिक्शन। फोर्स क्या होता है, ये एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो कि हमेशा मोशन को क्या करती है, अपोज करने की कोशिश करती है, हमेशा ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। उसके बाद इसके बारे में ना एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि क्या फ्रिक्शनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं, आप लोग बताओ। फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंजर्वेटिव, एक होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। तो ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, बताओ बताओ, मुझे पता नहीं है। हाँ, ये है कि नहीं है, ये बताओ मुझे। ऐसे सारे फोर्स जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो कहलाते हैं कंजर्वेटिव। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कैसे हैं, कंजर्वेटिव है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, पाथ के ऊपर। जैसे कि आपके जूतों का सोल है, अगर आप छोटे पाथ से आए तो भाई वो कम खिसेगा, लेकिन सोचो अगर आप बिलासपुर से पैदल पैदल चलते हुए यहाँ तक क्या है, भले आपका घर और इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट है 1 किलोमीटर का, लेकिन आपने डिस्टेंस कितनी कवर की, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा घिस जाएगा। लेकिन ये तो फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर। अगर आपने लंबा पाथ चुना है तो उतना ज्यादा देर तक कि आपने फ्रिक्शन के अपोजिट काम किया है और वो वर्क हमको वापस नहीं मिलता है ना। अब देखो, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, या सीधे भी फ्रिक्शन को ही लेते हैं। ये देखो, अगर ये एक सरफेस है, जब आप बॉडी को इस साइड लेके जाते हैं तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में काम करता है, इस डायरेक्शन में। लेकिन जब आप बॉडी को इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में। लेकिन अर्थ के साथ ऐसा नहीं है, जब आप एक बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल कहाँ लगता है, नीचे। और जब नीचे लेके आते हो तब भी कहाँ लगता है, नीचे ही लगता है। आप देखो, जैसे कि ये है, एक पेन है, इसको मैं क्या करूंगा, ये पेन नहीं, समझ लो ये एक बहुत बड़ा पत्थर है। इस पत्थर को अगर मैं एक लिफ्ट के थ्रू, एक सिंगल माले की बिल्डिंग है, 1 फ्लोर का हाउस है, उसके छत पे ले जाऊं और बोलूं कि अब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, mgh।
लेकिन सोचो अगर मैं इसको लिफ्ट से नहीं ले गया, अगर मैं इसको पूरा सीढ़ी से ऐसे घूमते फिरते लंबा चौड़ा पाथ अख्तियार करके ऊपर तक के पहुंचाऊं, बोलूंगा यार मैं इतना ज्यादा वर्क किया है, मैंने इतना ज्यादा चला हूं, अब तो तेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ज्यादा होगी क्या? mgh, बस तुमने कोई सा भी पाथ डिपेंड लिया उस पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन तुम्हारे जूतों का सोल, अगर तुम लिफ्ट से गए तो कम घिसा होगा, अगर तुम इतना लंबा गए तो फिर ज्यादा घिसा होगा, है कि नहीं? तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है? एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो डिपेंड करता है पाथ के ऊपर, कौन सा पाथ आपने चूज किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो देखो दो टाइप के फ्रिक्शन हम लोगों ने पढ़े थे, उसके बाद एक तीसरा उसमें जबरदस्ती घुसेड़ दिया था। एक हमने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि जब बॉडी मूव नहीं कर रही हो, बॉडी रेस्ट कंडीशन में हो। जैसे कि देखो एक बहुत बड़ा सा पत्थर है कोई, आप उसको फोर्स लगा रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो तुरंत नहीं खिसकेगा। या सोचो घर में एक एलमीरा है, वो क्यों नहीं खिसक रही है? क्योंकि उसका फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर कर रही है वो, इसलिए वो आपसे सरक नहीं रही। लेकिन आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे, एक टाइम के बाद वो खिसकना शुरू कर देगी। तो जब बॉडी स्टेशनरी थी तो जो फ्रिक्शन लग रहा था बॉडी और सरफेस के बीच में, वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी मूव करने लगती है ना, तो सरफेस और बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी किसमें हो? रेस्ट पे, बॉडी एट रेस्ट। और ये वेरी करता है, वेरी करता है, चेंज होते रहता है। देखो जैसे कि एक बॉडी है, कश्यप आप बताएंगे कितना फोर्स लगाने पे ये खिसकती है? 15 न्यूटन, नहीं चेंज हुआ, ये आखिरी तक के हैं। पता है ये 50 न्यूटन लगाने पे सरकती है। लेकिन अभी मैं आया और इसके ऊपर मैंने लगाया 5 न्यूटन, क्या ये खिसकी? नहीं। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा? 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स। जब मैंने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया तब भी ये खिसकी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में 15 न्यूटन। इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। भाई वेरी करते करते कहां तक के पहुंच सकता है ये? 50 न्यूटन तक के। बस उसके बाद क्या होगा? बॉडी चलने लगेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग, बस वो लिमिट आ चुकी है, इसके बाद अब बॉडी सरकना चालू हो जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अगर आपको डेफिनेशन आ जाए कि क्या होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद बस अब बॉडी मूव करना शुरू करने ही वाली है। और जैसे ही बॉडी मूव करना शुरू कर देती है तब भी तो फ्रिक्शन लगेगा, उसी फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए बोले, एक ग्राफ बनाने के लिए बोले कि फ्रिक्शनल फोर्स, इधर हम लोग लगा रहे हैं फ्रिक्शनल, या हाँ, एक इधर हमारा रहेगा कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स, ये वाला है फ्रिक्शनल फोर्स। और यहां पे ना मैं एक फोर्स खुद से लगा रहा हूं, ये हमारा अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो देखो जैसे जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती है ना? 50 न्यूटन तक की बढ़ेगी, कश्यप ने बताया, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। एक ऐसा टाइम आया कि अब ये मैक्सिमम हो चुकी है, और जैसी मैक्सिमम होगी अब बॉडी चलना शुरू कर देगी। और आपको पता है जब बॉडी चलना शुरू कर देती है ना, तो उसका फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाता है। तो देखो ये ड्रॉप हो जाता है, और फिर अब ये कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कांस्टेंट एक फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। अब तुम कितना भी स्पीड में चलते रहो, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो देखो यहाँ पे 3 आपको फोर्स दिख रहे हैं, फ्रिक्शन दिख रहे हैं। एक ये वाला फ्रिक्शन है, यहां से लेके यहां तक के जो है ना स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहां से लेके यहां तक के। बस ये जो डॉट दिख रहा है ना ऊपर, ये क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये यहां से लेके यहां तक की क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर आ गया तो ऐसा डायग्राम बना देना, इसको दिखा देना डॉट पे, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। फुल मार्क्स मिलेंगे, पढ़ेगा भी नहीं थ्योरी टीचर, ठीक है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसके बाद डेफिनेशन पूछता है किसकी? एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन पूछता है। तो देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये देखो इस सरफेस के ऊपर हमारी एक ये बॉडी रखी हुई है, ये एक बॉडी रखी हुई है। अब मैंने ऐसा एज्यूम किया कि बॉडी इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, मूव कर रही है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लगेगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। हम लोग ना फिजिक्स में पार्टिकल्स के बारे में ही पढ़ते हैं, तुम यहां नहीं दिखा कि यहां भी दिखाओगे ना,
देखो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसको आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड चेंज किए वगैरह। तो देखो यहाँ था, मैंने यहाँ पे उसको उठा के रख दिया, ये फ्रिक्शन फोर्स है। अब देखो इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स भी तो लग रहा होगा, और रिएक्शन फोर्स कैसा लगता है हमेशा, अपवर्ड्स नहीं, हाँ नॉर्मल टू द सरफेस। तो देखो ये हमारी व्हाइट वाली सरफेस है, इसके कारण इस बॉडी के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। अभी अभी आप लोगों ने बोला है कि एक बॉडी पे एक्शन लगता है, दूसरी पे रिएक्शन लगता है। तो इसका जो वेट था ना, इसके ऊपर क्या लगा रहा था, एक्शन, बदले में इसने क्या दिया उसको, रिएक्शन। तो ये लगता है हमारा रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। अब देखो एक फोर्स ऐसा है और एक फोर्स ऐसा है, तो इनका रिजल्टेंट कहां होगा, इनके बीच में होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, वो होगा इन दोनों के बीच में। मान लो ये कोई रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है इनके बीच में, ये कोई रिजल्टेंट फोर्स है। मैं रिजल्टेंट कैसे निकाल सकता हूं, ये व्हाइट वाला मैंने कैसे निकाला होगा, इसको उठा के यहां रखा, इसको उठा के यहां रखा, ये देखो ऐसा उठा के इसको यहां रखा, इसको उठा के यहां रखा। तो ये जो डायगोनल होता है ये क्या बताता है, रिजल्टेंट। तो ये है इनका रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट है और ये नॉर्मल रिएक्शन है, इनके बीच का जो एंगल होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखो मैं अब इसको डिफाइन कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स विथ द नॉर्मल फोर्स। देखो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विथ दिस, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विथ दिस का जो एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इन दोनों के रिजल्टेंट का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। क्या डेफिनेशन याद रहेगी, डेफिनेशन याद रहेगी, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन विथ द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो ये, इसको ऐसे याद कर सकते हो, इनका नाम है पप्पू और ये है पिंकी। पप्पू और पिंकी के बेटे का पप्पू के साथ में जो एंगल बनेगा वही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। पप्पू और पिंकी के बेटे का पप्पू के साथ में। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। चलो बढ़िया। तो देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो देखो अगर मैं आपको बोलूं यहां से टेन थीटा की वैल्यू बताओ, टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये है फ्रिक्शनल फोर्स, और बेस कितना है, रिएक्शन। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आर, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। और इस रेशियो को ही क्या कहा जाता है, म्यू, म्यू। इस रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, म्यू, और म्यू को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद होता है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ये तो बड़ा इजी है, एंगल ऑफ रिपोज। ये देखो अभी ये हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया, अब इसको धीरे 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 उठाते जा रहा हूं, उठाते जा रहा हूं, देखो अभी भी नहीं गिरा, अभी भी नहीं गिरा, ये देखो अभी भी नहीं गिरा, ये देखो जिस एंगल पे ये गिर गया, मान लो किस पे गिरा, 65 डिग्री पे गिरा, तो 65 डिग्री क्या हो जाएगा इसके लिए, एंगल ऑफ रिपोज, जिसके ऊपर मोशन जस्ट स्टार्ट होता है, बिना कोई आपने अलग से फोर्स लगाए मोशन स्टार्ट हो गया, वही क्या कहला जाता है, एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज। तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या लिखा था, मिनिमम एंगल या मैक्सिमम एंगल जिसपे बॉडी रेस्ट कंडीशन में, उसके बाद जस्ट ये मोशन में आ जाएगी। इसको लोग दो टाइप से डिफाइन करते हैं बुक में, एक लिखा रहता है मिनिमम एंगल और एक लिखा रहता है मैक्सिमम एंगल। तो देखो इसको मैं दोनों टाइप से डिफाइन करता हूं, वो मैक्सिमम एंगल जिसपे बॉडी ना अभी भी रेस्ट कंडीशन में जस्ट चलना शुरू कर देगी, इसके बाद वही मैक्सिमम एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और किसी किसी बुक में लिखा रहता है मिनिमम वो एंगल जिसपे बॉडी ना रेस्ट पे रहे,
हमने इतना सारा एंगल रख दिया तो गिर जाएगी। एंगल को कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, एक ऐसा एंगल आ गया जिसपे बॉडी रेस्ट कंडीशन में, तो कोई भी एक लिख देना। हम तो यही वाला लिखेंगे, मैक्सिमम वो एंगल जिसपे बॉडी जो रहती है ना वो चलना शुरू कर देती है, वही एंगल क्या कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। इसके बाद ना अब हम लोग ना क्वेश्चन में चलते हैं, इसके ना न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन को पढ़ो। देखो मैंने चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन नहीं लिए, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लिए जिसको बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगे। तो देखो एक फोर्स है, वो एक बॉडी के ऊपर लगा, ये है वो बॉडी। कहानी सुनो। अब फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। तो यहाँ पे एक ये बॉडी थी 10 kg की, ये वाली एक बॉडी थी 10 kg की, ये 10 kg की बॉडी है। इसके ऊपर एक फोर्स लगा, ये वाला फोर्स, और कितनी देर के लिए लगा? 10 सेकंड के लिए लगा। तो देखो थोड़ी देर के बाद बॉडी पहुंच जाएगी यहाँ पे, बॉडी पहुंच गई यहाँ पे, और अब इसके ऊपर से फोर्स हट गया। बोला है ना 10 सेकंड लगा, तो 10वें सेकंड के बाद मैंने उसको हटा दिया। यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या है? 0, और यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 सेकंड। 10 सेकंड के लिए लगा, तो देखो अब वहां से फोर्स हट गया, लेकिन इस फोर्स के कारण इस बॉडी के ऊपर एक मोशन आ गया है ना। 10 kg की बॉडी है, विच द फोर्स सीजेस एंड द बॉडी डिस्क्राइब्स 50 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब पता है अगले 5 सेकेंड में बॉडी कितना चलती है? 50 मीटर। तो देखो जब बॉडी यहां पहुंच गई, अब देखो अगले 5 सेकेंड में लिखा है ना, बॉडी अगले 5 सेकेंड में, तो अब टाइम कितना हो गया होगा? टाइम इज इक्वल्स टू 15 सेकेंड। बोला ना अगले 5 सेकेंड में जो बॉडी है वो 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है, 50 मीटर की डिस्टेंस, 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। तो बोल रहा है कि बताओ बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। अब देखो यहां पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे? इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा? 0। अब देखो यहां से लेके यहां के बीच में बॉडी मोशन तो कर रही है, लेकिन कुछ खास बात बताओ, फोर्स अप्लाइड नहीं, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। बॉडी यहां से यहां तक की यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, एक्सेलरेशन नहीं है इसमें। तो देखो इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, देखो यहां से लेके यहां के लिए, यहां से लेके यहां के लिए, अगर मैं ये वाला इक्वेशन लगाऊं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहां से यहां के लिए, तो यहां से यहां के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो वाली नहीं, आपने यहां से लेके यहां तक का कंसिडर किया है ना, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, लेकिन वो तो हमको पता नहीं, वही तो हमको निकालना है। डिस्टेंस कितनी कवर करी बॉडी ने? 50 मीटर। तो देखो 50 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहां से यहां तक क्या आने में नहीं पता, लेकिन टाइम कितना लिया है? 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है? 0, तो सीधा मैं 0 लिख दी। तो यहां से पता चल जाएगा बॉडी की स्पीड कितनी थी यहाँ। तो यहां से हमको पता चल गया कि जो बॉडी थी ना, इस पॉइंट पे, मैं इसको ना u10 लिख देता हूं यार, इनिशियल वेलोसिटी है 10 सेकेंड। तो यहां से यूनिस ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो भैया 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉडी चल रही है, तो बॉडी की स्पीड पता चल गई मुझको यहां पे कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां से लेके यहां के बीच में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। u इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू, अब देखो यहां से लेके यहां के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल और ये फाइनल वेलोसिटी होगी ना यहां से लेके यहां, और फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल ली कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड।
यहां से लेके यहां के बीच में फोर्स कितना लगा पता नहीं, वही तुमको कैलकुलेट करना है। यहां से लेके यहां के बीच में टाइम कितना है 10 सेकेंड, लिखा है 10 सेकेंड तक की फोर्स लगा है। तो देखो आप लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वहां से आपको आ जाएगा असलरेशन, और असलरेशन आ गया और मास पता है तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, समझ गए ना। मैं फिर से बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। जो सेकंड पार्ट है ना उसमें ये बोल रहा है अगले 5 सेकंड में बॉल ने 50 मीटर तय किया लेकिन कोई फोर्स नहीं लगा है। अगर फोर्स नहीं लगा है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और 50 मीटर उसने तय किया 5 सेकंड में, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने निकाला कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इसके लिए फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से, v पता है कितना 10, u पता है 0, a इंटू टी यानी a इंटू 10, तो वहां से हमको मिल गया एक्सेलरेशन। मैं कर ही देता हूं, अब इसके बीच में मैंने लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये दिया हुआ है 10, ये है 0 प्लस a इंटू 10, तो a कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन इतना है और मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 केजी, तो फोर्स कितना हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास इतना ग्राम इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड and hit by a bat so that the ball is turned back with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। बॉल आई 12 की स्पीड से और गई 20 की स्पीड से, वेलोसिटी चेंज हो गई तो क्या चेंज हो गया होगा, मोमेंटम चेंज हो गया होगा। भाई बॉल का मास चेंज नहीं हुआ। हाँ चलो, द फोर्स ऑफ द ब्लो एट, ये देखो टाइम दिया हुआ है, तो आप क्या निकालना होगा यहां से हमको, हाँ, ऑन द बॉल फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय बैट ऑन द बॉल। तो देखो भैया हम लोग इंपल्स निकालते हैं दो तरीके से, इसने क्या बोला है, इसने फोर्स निकालने के लिए बोला है, तो हमको पता है इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डेल टी, और यही किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के भी इक्वल होता है। ये दो फॉर्मूले तो पढ़े थे हमने आज की क्लास में, मैंने आप लोगों को बताया है कि इंपल्स को आप लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इंपल्स को बच्चे दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो इंपल्स को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन दिया होगा कि इतना फोर्स लग रहा है इतने टाइम के लिए, तो इंपल्स कितना है, तो ये वाला फॉर्मूला ठोको। अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला ठोको। जब जे दोनों के इक्वल है, देखो जे इज इक्वल टू एम फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जे इसके भी इक्वल है और जे इसके भी इक्वल है, तो ये और ये भी तो आपस में इक्वल है। तो आपको देखो डेल टी दिया हुआ है, आपको दोनों वेलोसिटी और मास दिया हुआ है, और पूछा है बताओ फोर्स कितना होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी। तो देखो यहां से मैं लिख देता हूं क्या, फोर्स इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 0.01 इंटू मास कितना है 0.15, वेलोसिटी, हाँ भैया वेलोसिटी एक है 12 और एक है 20, सो दैट द बॉल इज टर्न्ड बैक, बॉल वापस पलट गई और उसकी स्पीड कितनी हो गई, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन ये हमको बताया नहीं ना, इधर से आई और उधर गई। चलो भाई, बैट हमारा था कैसे, ऐसे रखा हुआ था, बॉल ऐसे आई 12 की स्पीड से, है ना, और बॉल ऐसे चले गई 20 की स्पीड से। हाँ तो भैया नहीं, इसको +20 लिख लेंगे, क्वेश्चन में दिया नहीं है ना, आपको बस मैग्नीट्यूड देना है, यहाँ पे प्लस माइनस से मतलब नहीं है। हाँ अगर वहां डायग्राम देता तो हम प्लस माइनस करते। भाई बैट्समैन ऐसे खेल रहा है, बॉल इधर से आ रही है, ये बैट्समैन इधर से खेल रहा है, बॉल ऐसे आ रही है, हमें क्या पता। तो हमने एक मन से डायग्राम बना के वहां पे एज्यूम कर लिया कि भाई हमारे लिए तो वो 12 जो है वो निगेटिव है, तो देखो माइनस ऑफ -12 20। अगर आपने -20 और इसको +12 लिया तो भी सही है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, एक छोटा सा फिगर बना के। तो यहां से एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, बस वही आंसर।
ये शीट आपको मिल जाएगी अभी, बस थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, आगे की क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। क्योंकि अब एक 30 ग्राम की बुलेट है, ये लीव करती है एक राइफल को विद वेलोसिटी ऑफ इतना, एंड द राइफल रिकॉइल्स विद, रिकॉइल का मतलब ये होता है जैसे आपने देखा होगा ऐसे करके गन चलाते हैं और गन झटका मारती है पीछे, उसी को बोलते हैं रिकॉइल होना। तो देखो यहाँ पे लगता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, ये हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। तो देखो उसका एप्लीकेशन देखो कितना खूबसूरत एप्लीकेशन है। पहले जो हमारी गन थी देखो ऐसी थी, इसके अंदर ये एक बुलेट रखी हुई थी, ये एक बुलेट है, अभी हमने गन नहीं चलाई है। देखो टोटल जो मास होगा, जो टोटल मास होगा वो कितना होगा, दिस प्लस दिस, और टोटल मोमेंटम कितना होगा इस सिस्टम का, जीरो, क्योंकि अभी कोई मोशन में नहीं है। यार ये देखो बंदूक मेरे हाथ में, मास तो है लेकिन कोई वेलोसिटी नहीं है, ना तो बुलेट में वेलोसिटी ना तो गन में, तो टोटल मोमेंटम कितना है इसका, जीरो। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में भी होगा। अब थोड़ी देर के बाद देखो यार, बुलेट जा रही है इधर, तो गन किधर जाएगी, पीछे। तो वो वाला मैं अब डायग्राम बना रहा हूं, देखो ये है अगला डायग्राम, ये है हमारी बुलेट, भाई ये जाएगी आगे तो ये जाएगी पीछे, है ना। अब देखो इसकी स्पीड दी हुई है 300 मीटर पर सेकेंड, है ना, और इसकी जो स्पीड दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 0.6 मीटर पर सेकेंड, है ना। और बुलेट का जो मास है वो भी दे रखा है कितना हमको, 0.03 kg। भाई जब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होना चाहिए, तो देखो फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो। चलो अब देखते हैं फाइनल मोमेंटम कितना है इस सिस्टम का। बुलेट के लिए m इंटू वी करेंगे, तो बुलेट के लिए देखो मास 0.03 इंटू इसकी स्पीड कितनी है 300, प्लस इसका मास कितना है वो तो हमको निकालना है, तो मैंने लिख दिया मास इंटू गन की स्पीड कितनी है, दिल तोड़ देते हो यार तुम उसको, अगर मैंने 300 लिया है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। भाई जब एरो से पता चल रहा है तो इसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस 0.6 मीटर पर सेकेंड ना, हाँ। तो देखो फाइनल मोमेंटम इतना हो गया, ये भी किसके इक्वल होगा, जीरो के। क्यों जीरो के, क्योंकि भाई इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा, बात खत्म। तो यहाँ पे एक ही तो अननोन है, स्मॉल एम, क्या हम निकाल लेंगे, बहुत आराम से निकाल लेंगे। तो जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए, एक उस डायरेक्शन में जा रहा है एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब देखो, अब इसके ऊपर अगर एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि ये एक नाव है, ये एक नाव है, इस नाव का जो वजन है वो है 100 kg, और इसके ऊपर मेरा एक दोस्त खड़ा है, उस दोस्त का नाम क्या है, स्टाइल से खड़ा है ना। यहाँ पे देखो पोर्ट है, मतलब यहाँ ये लैंड है, अब ये यहाँ पे कूदना चाहता है, ये 100 kg की है, जो विप्लव है उसका जो मास है वो कितना है, 50 kg है, 50 kg है। अब विप्लव जब उधर कूदा, विप्लव, भाई अभी इन दोनों, अभी इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना है, जीरो, ना तो विप्लव मोशन में है ना तो बोट मोशन में, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो। तो बाद में भी कितना रहेगा, जीरो, बाद में भी जीरो रहेगा, जो पहले जीरो था वो बाद में भी जीरो रहेगा, ठीक है। तो देखो बाद में क्या हुआ, विप्लव कूदा इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो विप्लव का मोमेंटम कितना हुआ, 50 इंटू 10, प्लस जो बोट है उसका मास इंटू उसकी वेलोसिटी, लेकिन इसकी वेलोसिटी किधर होगी, उधर होगी कि इधर होगी, इधर होगी, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस वी। और ये अब फाइनल मोमेंटम है, ये भी कितना होगा, जीरो, क्योंकि भैया इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहेगा।
अच्छा, फाइनल मोमेंटम जीरो कब नहीं रहेगा? नहीं, इनिशियल मोमेंटम जीरो था, लेकिन फाइनल मोमेंटम थोड़ी देर के बाद जीरो नहीं रहेगा। पता है कब? जब बाहर से कोई फोर्स लगाए। अभी किसने फोर्स लगाया? सिस्टम के अंदर से ही अंदर फोर्स गया है। हाँ, अगर कोई बाहर आ जाता, बाहर से विप्लव का दोस्त आता एक, और अगर वो इस डायरेक्शन में धक्का लगा देता, तो अब नेट मोमेंटम इस सिस्टम के पास आ जाता 100 + 50 मल्टीप्लाइड जो भी वेलोसिटी होती। तो जब बाहर से कोई फोर्स आएगा ना, तभी क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा। इसलिए जो रॉकेट होता है, रॉकेट जब हवा में ऊपर जाता है, रॉकेट में क्या कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है? नहीं, उसके अंदर से गैसेस निकल रही होती है। वो इतनी स्पीड से जाती हैं, इतनी स्पीड से जाती हैं कि रॉकेट को आगे ढकेल देती है। होगा कि नहीं ऐसा? यहाँ पे तो वैसी गैसेस भी बाहर निकलती है। तो दिवाली का रॉकेट, या एक बलून में आप हवा भर के छोड़ो वो भी उड़ने लगता है, या जो एक्चुअल जो रॉकेट्स होते हैं सैटेलाइट लेके जाते हैं, वो सब किसके ऊपर काम करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर काम करते हैं। गैसेस बहुत तेजी से नीचे जाएंगी तो रॉकेट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम लोग, बोट की आ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन। अब एक 40 केजी का शेल है, ये फ्लाई कर रहा है एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, शेल, और ये एक्सप्लोड हो जाता है दो टुकड़ों में। ये पेन है, ये एक शेल है, ये उड़ते हुए जा रहा है, ये 40 किलो का है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उड़ते उड़ते ये दो टुकड़ों में टूट जाता है, एक्सप्लोजन होता है। वन ऑफ द टू पीस ऑफ मास 15 केजी। अब इसके दो टुकड़े होते हैं, एक होता है 15 केजी का, तो दूसरा कितने केजी का होगा? 25 केजी का। दो टुकड़े होते हैं, लेकिन पता है क्या होता है? ये वाला टुकड़ा ना यहीं से रुक जाता है, इसमें एक्सप्लोजन होगा। एक्सप्लोजन होगा तो एक इधर जाएगा और एक इधर, तो ये इधर जा भी नहीं पाया, ये यही रुक गया। तो इसकी स्पीड बताओ। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? जीरो नहीं है, इस बार पूरा का पूरा 40 केजी 72 की स्पीड में जा रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? 40 इंटू 72। बस टोटल इनिशियल को आपको टोटल फाइनल से इंटू वो इक्वेट करना है। तो देखो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना था? 40 इंटू 72। इसको मैंने किलोमीटर पर आवर में लिया है, लेकिन आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 5/18, 18 4 72, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? क्या होती है? न्यूटन सेकेंड। तो देखो टोटल इनिशियल मोमेंटम अब इतना है, हर बार जीरो नहीं होगा ना यार, वो रेस्ट में थी तो जीरो था। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम, अब देखो यार, अब ये दो टुकड़ों में टूट गया। ये कब की बात है? जब ये ऐसा था, ये जा रहा था पूरा का पूरा। लेकिन अब अगली कंडीशन ये है कि इसका ये वाला हिस्सा जो कि 15 केजी का है, इसकी वेलोसिटी हो गई जीरो, और ये जो अगला वाला हिस्सा है वो जा रहा है, ये जो 25 केजी का है, ये किसी एक वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा। भाई जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा? टोटल फाइनल मोमेंटम के। फाइनल मोमेंटम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। इस वाले हिस्से का मोमेंटम कितना होगा? 15 इंटू जीरो, 15 इंटू जीरो, प्लस वो वाले हिस्से का मोमेंटम कितना होगा? 25 इंटू वी। अब ये किसके इक्वल होगा? इसी के तो इक्वल होगा। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो यहां से आप लोग वी निकाल सकते हो। ये तो हो जाएगा जीरो, तो यहां से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 800 डिवाइडेड बाई 25। कितना आ जाएगा? 25 से 100 जाता है 4 बार में, तो 4 8 32, 32 मीटर पर सेकेंड। 32 मीटर पर सेकेंड। जो पहले जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसको सॉल्व करने पे 20 आया था ना, अब ये वाला टुकड़ा बस किस पे जाएगा? 32 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा आगे। क्या क्वेश्चन क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये टेंशन वाले क्वेश्चन है। टेंशन मतलब इसका टेंशन, हमारा टेंशन नहीं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक मास है 6 केजी का, ये 6 केजी का मास है, यहाँ छुप गया है। 6 केजी का मास है, सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। एक रोप है 2 मीटर की, ये देखो पूरी रोप थी, इसका 1 मीटर ऐसा है, 1 मीटर ऐसा है, हमने थोड़ा सा खींच के रखा हुआ इसको। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन in the horizontal direction is applied at the midpoint of the rope as shown in figure. What is the angle of rope max with the vertical in equilibrium? इस एंगल को पूछ रहा है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, क्या मास ऊपर नीचे मूव कर रहा है क्या? नहीं, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में
एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? नेट फोर्स 0, क्योंकि भाई मोशन ही नहीं हो रहा ना यार, तो नेट फोर्स कितना? 0। आप देखो अभी बैठे हुए बेंच पे, आपने जितना नीचे लगाया फोर्स, बेंच ने उतना ही लगाया, नेट फोर्स 0, आप बैठे हुए। तो देखो हमको क्या करना होगा इसमें, समेशन ऑफ एक्स फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0, सबको जोड़ने पे 0 आना चाहिए। ये देखो, ये तुम हो, इस डायरेक्शन से अगर 100 न्यूटन लग रहा है तो तुम रेस्ट में कब रहोगे? जब इस डायरेक्शन भी कितना लगे? 100 न्यूटन। तो जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, ये देखो +100 है और ये -100 है, ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 0। तो 0 आना चाहिए टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन में, और टोटल फोर्स इन वाई डायरेक्शन शुड बी आल्सो इक्वल टू 0। तो वहां पे देखो तुमको एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स दिख रहे हैं? यश, ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स दिख रहे हैं? कौन सा वाला? ये वाला। और ये कहां ऊपर जा रहा है? 2 दिख रहा है ना, 2 फोर्स दिख रहे हैं। ये वाला फोर्स पॉजिटिव होगा क्योंकि ये उधर जा रहा है, तो ये वाला फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव होगा क्योंकि ये इधर जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूं ना, समेशन एफ एक्स 0 यानी कि 50 न्यूटन 50 माइनस T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों लिखा? क्योंकि और कोई फोर्स है नहीं, तो यही दोनों मिलके आपस में कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 50, ये उधर जाके खुद माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो समेशन इन y डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। y डायरेक्शन में कितने फोर्सेस दिख रहे हैं? y डायरेक्शन में विप्लव, पहला फोर्स नाम बताओ ना फोर्स का। मैंने बोला वाई डायरेक्शन की फोर्स कौन कौन से? सर ऊपर और नीचे। अरे भाई फोर्स का नाम बताओ, क्या लिखूं मैं यहाँ, क्या लिखूं? हाँ हाँ, चलो एक T2 तो दिख रहा है मुझको। क्या बोल रहे हो? T1 नहीं है, T1 कॉस थीटा है। हाँ वही नहीं, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू T2 लिख सकता हूँ। भाई वो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो निगेटिव, इक्वल टू 0, उधर चला गया। अब तुम देखो इस बॉडी को, देखो बस इस बॉडी को, ये बॉडी जो है इसके ऊपर नीचे क्या लग रहा है? mg, और मास कितना है? 6। तो कितना लग रहा है नीचे? 6 × 10। और ऊपर क्या लग रहा है? T2। बॉडी ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? कहीं नहीं जा रही है, बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो भाई ये फोर्स इक्वल टू ये फोर्स होगा, यानी T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg। भाई जितना फोर्स नीचे है, ये देखो ये पेन को मैं पकड़ा हुआ हूं, इसका फोर्स कितना है? mg। तो मेरे हाथ में कितना फोर्स लग रहा होगा? इसके इक्वल ही। तो T2 इज इक्वल टू mg, बस यहां पे पुट कर दो। T1 cos थीटा इज इक्वल टू mg, ये है हमारा इक्वेशन 1। mg की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 6 × 10, क्योंकि मास है 6 kg और g की वैल्यू कितनी होती है? 10, तो 60 लिख देंगे। तो देखो मैं लिख देता हूं T1 cos थीटा इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आपको थीटा निकालने बोला है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, T1 से T1 कट जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 50/60, समझ में? तो यहां से क्या हो जाएगा? 1/2, तो आपको मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 5/6। खत्म, इतना ही आंसर, कुछ नहीं। हाँ, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6, इसके आगे हमको नहीं पता। अभी अगला क्वेश्चन आया, एज शोन इन फिगर, ये 3 दिख रहे हैं। जब भी ऐसा ट्रेन टाइप का क्वेश्चन आए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग। देखो एज शोन इन फिगर 3 ब्लॉक हैं, छोटा बड़ा, सबसे बड़ा ब्लॉक। उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, और फोर्स कितने का है? 50 न्यूटन का। देखो अब मैं वैल्यूज लिखते जा रहा हूं। 50 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, और ये है 5 kg का
10 kg का और ये है 15 kg का। फाइंड द टेंशन T1 एंड T2। अच्छा क्या लग रहा है, इसमें और इसमें टेंशन सेम होगा कि अलग अलग? टोटल 3 रोप हैं, एक रोप ये है, एक रोप ये है और एक रोप ये है, अलग अलग। तुम सोचो अगर यहाँ पे कोई वजन होता ही नहीं तो क्या इस रोप में कोई टेंशन होता? नहीं होता। अगर इसमें बहुत ज्यादा लोड होता, टेंशन भी इसमें ज्यादा होता। सोचो तुम इस कार पे बैठे हुए हो और एक रस्सी से तुम एक डॉगी को खींच रहे हो, भाई कम टेंशन होगा। और वहीं अगर हाथी को खींच रहे होते तो ज्यादा। तो टेंशन अलग अलग होगा, पहली बात। ठीक है, अब देखो उतना सारा तुमने फोर्स लगा के रखा हुआ है और तुमको पूरा मास भी पता है, टोटल कितने मास को खींच रहा है ये फोर्स? टोटल मास 30। तो देखो यहां से हम लोग ना असलरेशन निकालेंगे। पहला फॉर्मूला है असलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू असलरेशन होता है। तो असलरेशन क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास, तो टोटल फोर्स कितना है 50, टोटल मास कितना है 15, 10 25 5 30। तो असलरेशन कितना आ गया 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, असलरेशन आ गया। और एक बात बताओ यार, तीनों ब्लॉक में से किसका असलरेशन सबसे ज्यादा होगा, किसका कम होगा और किसका बीच में होगा? सोच के बताओ। जैसे कि एक ट्रेन का डब्बा है, मान लो ट्रेन है, ट्रेन में 3 डब्बे हैं, एक बहुत हैवी है, कम हैवी है, किसका असलरेशन? अरे बाबू तीनों तो सेम स्पीड में ही चलेंगे यार, तीनों का असलरेशन सेम होगा। तू हल्का है तो उसको पीछे छोड़ देंगे क्या? भाई जब तीनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं तो तीनों का असलरेशन सेम होगा, तीनों एक ही स्पीड से आगे चलेंगे ना यार। तो ये जो असलरेशन आया है इस पूरे सिस्टम का है, इसका भी वही असलरेशन, उसका भी वही असलरेशन, उसका भी वही असलरेशन। तो ध्यान से देखो, इस छोटू से ब्लॉक का असलरेशन कितना आया 5/3। इस छोटू से ब्लॉक का असलरेशन है 5/3, इस छोटू से ब्लॉक का मास कितना है 5। तो क्या इसके ऊपर लगने वाला फोर्स निकाल सकते हो? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू असलरेशन। और क्या फोर्स लग रहा है T1। क्या बात है, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई? T1 इज इक्वल टू 5 × 5/3 यानी कि कितना आ गया 25/3 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है। अगर ये 25/3 न्यूटन है तो ये भी कितना होगा 25/3 न्यूटन। ये देखो इस वाले ब्लॉक को ये वाला ब्लॉक अपनी तरफ खींच रहा है 25/3 न्यूटन से। अब देखो ये वाला ब्लॉक जो है, इसको देखो, ये वाला जो ब्लॉक है इसका जो मास है वो है 10 kg और इसका जो असलरेशन है वो किसके इक्वल है 5/3। अब इसके लिए भी हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे। इस ब्लॉक के ऊपर न्यूटन भैया का सेकंड लॉ जो मैंने बोला था ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू असलरेशन। तो इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना है, नेट, एक उधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। इस ब्लॉक पे तो बस एक ही था उधर लगने वाला, तो मैंने लिख दिया T1 इज इक्वल टू ये। लेकिन इस पे तो भैया इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा T1 माइनस, सॉरी ये T2 माइनस T2 माइनस T1 नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू असलरेशन। मास कितना है इसका 10, असलरेशन कितना है इसका 5/3। अभी अभी तुमने T1 की वैल्यू निकाली थी 25/3, इसको उस साइड भेज देना, T2 आ गया। T1 और T2 तो निकालना था, बात खत्म। तो पहला काम हम क्या करेंगे, सिस्टम का असलरेशन निकालेंगे। असलरेशन निकालने के बाद सिस्टम का वो असलरेशन हम सेपरेट सेपरेट ब्लॉक को दे देंगे, उनका मास पता है, आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है, हाँ अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ विप्लव, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है जैसी, और कोई फ्रिक्शन विक्शन जैसी चीज नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं, दिया होता तो हम कंसिडर करते, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो बताओ मोशन किस तरफ होगा? एक बात बताओ, ये मैंने एक मास लटका दिया हूं, एक मास उधर बंधा हुआ है, किधर होगा मोशन? नीचे भैया, ये नीचे जाएगा। भाई ये तो उसको खींच नहीं सकता उधर, अपने आप कैसे खींचेगा? ऑब्वियसली मोशन कहां होगा इधर। तो तुम इस ब्लॉक को ध्यान से देखो, इस ब्लॉक को ध्यान से देखो, इस ब्लॉक को मैं यहां बनाने जा रहा हूं।
इस ब्लॉक के ऊपर एक टेंशन दिख रहा है तुमको ऊपर, उस टेंशन का नाम क्या है? टी। इस ब्लॉक के ऊपर तुमको एक नीचे की तरफ लग रहा है mg, लेकिन ये कौन है? m2, तो इसके ऊपर क्या लगा है? m2g। और ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर ये नीचे जा रहा है तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? m2g। तो तुम क्या लिखोगे? m2g माइनस टी। ये क्या आ गया? नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका मास कितना है? m2 इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, अगर वो ब्लॉक ऊपर जा रहा होता तो तुम क्या लिखते? t माइनस m2g माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इतना क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, दोनों का मास हमको दे रखा है। ये देखो इसका मास दिया है m2 ऑफ 5 kg, हमको 5 kg दिया हुआ है, g की वैल्यू हमको पता है, 5 kg हमको पता है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। मैं ना तुम लोग के लिए एक ना फॉर्मूला बना देता हूं, ठीक है? एक फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं और उस फॉर्मूले से ना हम लोग हमेशा सब चीज सॉल्व किया करेंगे। देखो एक फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव कर लेते हैं और उस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ये एक पुली है, इस साइड एक मास लटक रहा है, इस मास का नाम है m1, और इस साइड एक मास लटक रहा है, इसका नाम है m2। यहां मैंने एजम्पशन लिया है कि m2 जो है ना ग्रेटर देन m1 है, ये मेरा एजम्पशन है। देखो किसी क्वेश्चन में इसको ज्यादा दे देगा तब चेंज हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ध्यान से देखो, m2 का वजन ज्यादा है m1 से, तो बताओ इसमें मोशन किस तरफ होगा? कौन नीचे जाएगा, कौन ऊपर जाएगा? m2 नीचे जाएगा और एक्सेलरेशन होगा उसका a। जब एक ही रस्सी होती है भाई, ये जितना नीचे जाएगा ये उतनी तो ऊपर आएगा। एक ही रस्सी होती है तो एक ही एक्सेलरेशन होता है, और एक ही क्या होता है? टेंशन भी एक ही होता है। एक रस्सी में एक ही टेंशन होगा यार, है कि नहीं? तो इतना तो आप लोग समझ गए। अब इस वाले के लिए देखो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है। किधर लग रहा है? नीचे, m2g। इसके ऊपर कहां लगेगा? ऊपर। इसके ऊपर भी कहां लगेगा? नीचे लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण है। अब इस ब्लॉक के लिए यश मुझे तुम बताओगे इक्वेशन क्या होगी? नेट फोर्स कितना होगा? हाँ, क्यों इसको आपने पहले बोला? नीचे जा रहा है तो ये बड़ा है, तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया? m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू, किस मास के लिए बात कर रहे हो आप? m2 के लिए, तो उसका मास इंटू उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, उसका मास इंटू उसका एक्सेलरेशन। तो यहां से हम लोगों ने ये एक इक्वेशन लिख ली। इसको मैं क्या कर सकता हूं? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को एक साइड लाना है मुझको, m2a। इसको देखो मैं उठा के इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा? m2g माइनस m2a इज इक्वल्स टू टी। ये इधर आके निगेटिव हो गया और ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो यहां से हमको क्या मिल गया? टी इज इक्वल्स टू m2g माइनस a। ये एक इक्वेशन हमको मिल गया। अब देखो मैं यही फंडा लगाने वाला हूं दूसरे वाले मास के ऊपर। अब विप्लव आप इसके लिए मुझको इक्वेशन बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो। यश, टी, अरे भाई ऊपर जा रहा है तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है। भगवान सॉरी यार, मेरी गलती है। तो इसके लिए मैं इक्वेशन लिख दूं तो क्या इक्वेशन आएगा? टी माइनस m1g इज इक्वल्स टू नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई जिस मास के बारे में बात कर रहे हो उसको यहां लिखना है। पहले इस मास के लिए बात कर रहा था तो इसका लिखा, अब उसके लिए बात कर रहा हूं तो उसको लिखा। चलो यहां से भी मैं क्या लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, t इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? अब m1 कॉमन निकलेगा और अंदर क्या बचेगा? g प्लस a। भाई ये वहां जाके पॉजिटिव होने वाला है। अब देखो ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2। मैंने एक फॉर्मूला निकाल रहा हूं और सॉल्व करने का तरीका भी यही है। दोनों टी के इक्वल हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगे।
तो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों इक्वेशन याद रहेगी, फ्रॉम 1 and 2 m2g माइनस a इज इक्वल्स टू m1g प्लस a। मुझे ना असलरेशन निकालना है यहां से, तो a वाले टर्म को मुझको एक साथ रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको देखो ओपन किया, m2g माइनस m2a इज इक्वल्स टू m1g प्लस m1a। इसको उधर ले जा लेता हूं, तो a वाले एक साथ हो जाएंगे, कॉमन निकल जाएगा। तो a को अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, m2 माइनस m1, बाहर में g, भाई इसके साथ में g लगा हुआ है, बधाई हो, असलरेशन का फॉर्मूला आ गया। acceleration is equals to m2 minus m1 upon m1 plus m2 into g। ये फॉर्मूला आ गया। अगर कोई बच्चा इसको याद रख लेगा तो डायरेक्ट यूज कर सकता है। बस क्या याद रखना है, m2 ज्यादा मास है, m1 कम मास है। अगर इस फॉर्मूले में मैं ये बोला होता, इस क्वेश्चन में m1 बड़ा है m2 छोटा है, तो फॉर्मूले में क्या आ जाता, जो बड़ा है उसको पहले लिख, m1 माइनस, नीचे तो एडिशन है यार, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिखो, ऊपर क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2। तो क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया असलरेशन का? अब इसमें टेंशन हम निकाल सकते हैं, कैसे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। बताओ किस में पुट करूं, 1 में कि 2 में? चलो 2 में पुट करते हैं। तो 2 में हम लोग पुट कर देते हैं, ये हमने लिखी थी इक्वेशन नंबर 2। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 g प्लस असलरेशन कितना आया, m2 माइनस m1 प्लस m2 इंटू g दोनों में से कॉमन निकल जाएगा। t इज इक्वल टू m1g। अब देखो 1 प्लस दिस अपॉन दिस, ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। भाई 5वीं 6वीं क्लास का है मैथ्स। 1 बचा था, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इतना ही बचेगा। m1 से m1 कट जाएगा और फाइनली आपके पास क्या बचेगा, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। क्या पता आपको प्रूफ करने आ जाए। क्या किया हमने, 2 इक्वेशन लिखी, उसी को तो सॉल्व किया, फिर क्या किया हमने, उठा के पुट कर दिया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। आपने जो इक्वेशन बोली उसमें मैंने पुट किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू और टेंशन का फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूले को तो ना हम हमेशा यूज कर सकते हैं, जब भी पुली वाला क्वेश्चन आए, आंख बंद करके उठा के इस फॉर्मूले को लगा दो। बस ध्यान क्या रखना, जो मास बड़ा है उसको वहां पे पहले रखना है, m2 क्योंकि नेगेटिव नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, क्या इसमें आप लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व करना। ये वाला एक क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या होता है, ये एक रिजिड बॉल है, यहाँ पे ऐसा हुक है और ये एक पुली है, पुली इधर उधर मूव कर सकती है। जैसे आप इधर से खींचोगे तो ये एक रस्सी है, इसमें टेंशन आएगा, इस डायरेक्शन में एक टेंशन आएगा और इस डायरेक्शन में एक टेंशन आएगा। हमेशा क्या होता है, बॉडी से अवे आता है टेंशन, बॉडी से हमेशा टेंशन। इस वाली रोप में इधर एक इसको मैंने क्या नाम दे दिया, T1 और इसको मैंने नाम दे दिया T2। इसमें भी तो आएगा T2। एक रोप में एक ही टेंशन आता है, ये एक रोप है तो इसमें टेंशन आया T2, ये एक रोप है तो इसमें एक टेंशन आया T1। लेकिन जब आप ध्यान से देखो इस पुली को, तो इस पुली में आपको दिखाई देगा 2T1 इज इक्वल्स टू T2। दिख रहा है कि नहीं, T1 2 बार है लेकिन T2 एक ही बार है। अब बताओ वो जो ब्लॉक है उसको, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, उस ब्लॉक को जिसका मास है 100 kg, उसको आप किस एक्सेलरेशन से खींच रहे हो, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.1 क्यों लिखा, क्योंकि सेंटीमीटर लिखा हुआ था ना, तो सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए लिखा। तो बताओ एक ब्लॉक है जिसका मास इतना है और उसको इस एक्सेलरेशन से खींचना है, तो उसके लिए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये T2 की वैल्यू दे रखा है आपको,
इसीलिए हमको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा 100 इंटू 0.1। तो T2 की वैल्यू पता है और T2 किसके इक्वल है 2T1, तो वहां से T1 आ जाएगा, T2 का आधा हो जाएगा। जैसे कि देखो यहां पे एक ही पुली बंधी हुई है, इसके ऊपर से एक ऐसी रस्सी नीचे गई है, तुम इसको रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ के खींच रहे हो, तो एक फोर्स तुमने इधर लगाया और एक फोर्स तुमने इधर लगाया, तो इस पुली के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना है 2F। दिख रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना है 2F। क्लियर है? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स आया था 2F। वैसे ही देखो यहाँ पे जब तुम इसको यहां से यहां खींचोगे तो यहां भी एक टेंशन आएगा और यहां भी एक टेंशन आएगा, तो दोनों टेंशन मिलकर क्या हो जाएंगे 2T1। तो लेफ्ट साइड में लगने वाला टेंशन होगा 2T1 और राइट साइड में लगने वाला टेंशन क्या हो जाएगा T2। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो 2T1 इज इक्वल टू T2। अब T2 हमको पता है वो फोर्स है जो इसको खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और 100 kg के ब्लॉक को इस एक्सेलरेशन से खींचने के लिए कितना फोर्स लगेगा वो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो मेन मजा वही था, आपको पता होना चाहिए कि वहां पे 2T1 होता है। ठीक है, पता है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बोला जाता है इसको। आपने कभी वो देखा है कि बोरवेल से कभी कभी ना मशीन को निकालने के लिए वैसा ट्राइपॉड लगाते हैं, और ट्राइपॉड लगाने के बाद वहां पे पुली लगाते हैं, पुली सिस्टम, क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा है। इन लोग यहाँ से पता है उसको बहुत सारा खींचते हैं लेकिन कम फोर्स लगाते हैं, वो जरा सा ऊपर उठता है। आप खुद अगर देखोगे ना तो यहाँ पे इस रस्सी को आप जितना ज्यादा खींचोगे, अगर आप 10 सेंटीमीटर खींचोगे ना तो ये बस 5 सेंटीमीटर खींच सकता है। इसको मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं कि हम बहुत सारा खींच लेंगे भाई लेकिन ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते। ठीक है, इसी सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और आगे चल के मैकेनिकल एडवांटेज आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, अगर इंजीनियरिंग में आप जाते हो तो मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। क्लियर है? आप लोग देखना ये कहां पे आपको देखने मिलेगा, अगर आप कभी ट्रेन से जाओ तो जहां पे आपने देखा होगा ना बहुत सारे खंबे होते हैं पटरी के दोनों साइड, एक ऐसा खंबा आता है जो ना सबसे लास्ट में लगा होता है। अब उसमें जो वायर गया हुआ है उसपे तो बहुत टेंशन है, क्योंकि देखो ये दो खंभों के बीच का जो वायर है ना, इसमें नीचे इसका खुद का मास इतना है कि लटका हुआ होता है। तो यहां से इस वायर में क्या करते हैं, एक ऐसा पुली होती है और यहां से ना इसके ऊपर मास लटका देते हैं। कभी देखा है? तो यहाँ पे भी पता है 3-4 पुली का एक साथ सिस्टम बनाते हैं उसी मैकेनिकल एडवांटेज का फायदा उठाने के लिए। एक ही मास से आप 4-5 गुना उसका ज्यादा फोर्स को वो कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, two blocks of mass 2 kg and 5 kg are connected by an ideal string passing over a pulley। ये वही वाला क्वेश्चन है अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is free to slide on a surface inclined at an angle 30 डिग्री। तो देखो अब एक जो सरफेस है वो कैसी है, एक जो मास है वो इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, कोशिश करो एक बार डायग्राम बनाने की। दो ब्लॉक हैं 2 kg 5 kg। The block of mass 2 kg is free to slide on a surface inclined at an angle इतना with the horizontal। 5 kg block hangs freely, वो 5 kg लटका हुआ है। तो डायग्राम पता है कुछ इस तरीके का बनेगा, देख लो। 2 kg का जो मास है वो 30 डिग्री सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, और जो 5 kg का मास है वो फ्री टू हैंग है। ये कुछ इस टाइप का सिस्टम बनेगा। तो इस टाइप का सिस्टम बनेगा तो इसको हम लोगों को रिजॉल्व करना है। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी दे रखा है और क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्शन हमको। तो देखो 5 kg का मास नीचे जा रहा है, देखो आप बड़े आराम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वाले ब्लॉक को उठाते हैं। इस वाले ब्लॉक के लिए यश बताओ मैं इक्वेशन क्या लिखूं? इस वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? m2g 5g। m2 का वैल्यू कितना है 5 है, तो देखो 5 इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन, इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारी आ गई क्या पहली नंबर की इक्वेशन। अब ये दूसरी वाली इक्वेशन देखो, दूसरी वाली इक्वेशन में इसको पहले हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये जो ब्लॉक है इसका mg नीचे की तरफ लगता है, तो देखो 2 इंटू जी नीचे की तरफ लगा हुआ है,
अब हमको निकालना है इसके ऊपर रिएक्शन, और रिएक्शन कैसा होता है, हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। तो देखो मैंने क्या किया, इसी लाइन को थोड़ा सा पीछे तक के ले गया। अगर ये एंगल 30 है तो देखो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस 30, तो ये एंगल कितना होगा 30, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है ना। आंख बंद करके इसको 30 बना लिया करो। ये 2g और ये उससे 30 डिग्री पे है, तो ये कितना हो जाएगा 2g cos 30। यहाँ थीटा लिखा हुआ है, जीरो नहीं है, 2g cos 30। और देखो यहाँ पे हो जाएगा cos कंपोनेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका साइन कंपोनेंट। ये देखो 2g sin थीटा। अब ब्लॉक अगर उधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर किधर लग रहा होगा, इस तरफ। तो ये देखो इस डायरेक्शन में लगने वाले दो फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स प्लस 2g sin थीटा। और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू आर। आर क्या होता है, रिएक्शन फोर्स, है ना। तो इस वाले ब्लॉक के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस वाले ब्लॉक को अगर मैं ऐसे करके ये सीधा कर दूं, क्योंकि मैंने आर वगैरह को सबको रिजोल्व कर लिया है, तो देखो इस डायरेक्शन में कौन लग रहा है, टी। उसको उधर खींच रहे हैं तो वही ज्यादा है ना, टी। इस डायरेक्शन में कौन लग रहा है, एफ और 2g sin थीटा। तो देखो माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू रिएक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल है, देखो 2g cos थीटा के इक्वल है, 2g cos 30। इस ब्लॉक के ऊपर देखो नीचे कितना फोर्स लग रहा है, 2g cos 30, ऊपर कितना लग रहा है r, तो r और 2g cos 30 बराबर होंगे ना इक्विलिब्रियम से, समेशन f बाय 0। तो रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 2g cos 30 के इक्वल, तो म्यू इंटू आर वो उधर लग रहा था, माइनस 2g sin 30 भी तो उधर ही लग रहा है, 2g sin 30 इज इक्वल्स टू इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा उसका मास इंटू असलरेशन, कितना हो जाएगा 2 इंटू उसका असलरेशन। तो ये हमारे पास में दो इक्वेशन आ गए। एक इक्वेशन ये टी और ए के बीच में, अगली इक्वेशन ये टी और ए के बीच में। दो इक्वेशन, दो अननोन, ये आपको सॉल्व करना रहेगा। दो इक्वेशन से दो अननोन तो निकालना हमको सबको आता है। ठीक, आपको दे रखा है 30 डिग्री, निकालना क्या है इसमें, फाइंड द असलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। म्यू की वैल्यू भी दे रखा है 0.3, हो जाएगा, गुड। इसके बाद लिफ्ट वाले क्वेश्चन देखना है हमको, वो भी बहुत, जिसको ये समझ में आ गया लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या, नीचे जा रही है तो क्या, आप लोग बता रहे हो जब से ना कैसा इक्वेशन लिखना है। चलो पहले लिफ्ट वाला क्वेश्चन बता देता हूं एक बार, उसके बाद फिर हम लोग इसको बनाएंगे। जब तक आप लोग बैठ पाओगे तब तक के बनाएंगे, है ना। तो देखो लिफ्ट वाला जो क्वेश्चन होता है, जो लिफ्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें देखो चार केसेस बनते हैं, चार केसेस। हाँ, केस नंबर 1, विप्लव एक ऐसे लिफ्ट में जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जो वेइंग मशीन होती है वो हमको क्या दिखाती है, अपरेंट वेट। अच्छा एक बात बताओ, वो क्या बताती है हमको वेइंग मशीन, रिएक्शन फोर्स दिखाती है कि कितना रिएक्शन मिल रहा है। भाई जितना एक्शन होगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन होगा। सोचो अगर मैं वेइंग मशीन के ऊपर ऐसे खड़ा हो गया, मेरा मास कितना है, मान लो 70 केजी, मुझे 70 केजी दिखना चाहिए, लेकिन अगर मेरे ऊपर यहाँ पे कंधों पे विप्लव बैठ गया तब क्या होगा, ज्यादा दिखाई देगा। या अगर विप्लव मेरे पीछे खड़ा है और मुझको ऐसे उठा के रखा हुआ है तो उसमें कम दिखाई देगा। तो वो क्या दिखाता है, रिएक्शन, उस पर कितना पड़ रहा है ना उसका रिएक्शन दिखाता है वो, तो रिएक्शन फोर्स। तो देखो यहाँ पे ये विप्लव भाई साहब खड़े हैं और ये वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं, ये वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं। अगर इस लिफ्ट का असलरेशन है 0, लिफ्ट असलरेट ही नहीं कर रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी, असलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। असलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर उसकी स्पीड 0 थी तो 0 है, अगर 5 उसकी स्पीड है तो 5 से ही वो चल रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। असलरेशन 0 का मतलब ये है। तो देखो असलरेशन उसका 0 है, असलरेशन उसका कितना है, 0। इसका एक वेट होगा नीचे की तरफ W,
और सरफेस इसको देगी क्या, एक रिएक्शन। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स W माइनस आर या R माइनस W जो भी बोलो, इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। असलरेशन कितना है, 0। तो देखो R माइनस W इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स और वेट इक्वल होगा। तो इसमें ना सेम जो उसका वेट है एक्चुअल में वही वेट दिखाएगा। अब दूसरा केस देखो, दूसरा देखो, दूसरे केस में क्या है कि लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है और उसका असलरेशन है A। अब ये जो हमारे भाई साहब हैं इनका वेट लग रहा है नीचे और रिएक्शन फोर्स आएगा ऊपर। तो एक बात बताओ यार विप्लव, क्या लग रहा है देखने में, कौन बड़ा होगा, R या W? लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिखा है असलरेशन इसका, तो बताओ इसमें R बड़ा होगा कि W बड़ा होगा? R बड़ा होगा। तो मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन, नेट फोर्स R माइनस W इज इक्वल टू मास इंटू असलरेशन। तो इसमें मैं R माइनस W लिखूंगा। तीसरा केस, तीसरे केस में क्या होगा, लिफ्ट नीचे जाएगी, ये भाई साहब है इनका वेट है W और इनको रिएक्शन लग रहा है R। अब कौन बड़ा है, W। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, W माइनस R इज इक्वल टू मास इंटू असलरेशन, मास इंटू असलरेशन। और देखो जब लिफ्ट, इसका जो वायर है ना, जो रस्सी है वही कट गई, जो रस्सी है वही कट गई, असलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, G के इक्वल हो जाएगा। असलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, G के इक्वल हो जाएगा। और लिफ्ट कहां जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो देखो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, W ज्यादा है और R छोटा है। तो देखो W माइनस R इज इक्वल टू M इंटू जी, और W भी क्या होता है, M इंटू जी। एम जी इधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 0। तो रिएक्शन फोर्स कितना मिलेगा, 0। मतलब वेइंग मशीन कोई वजन ही शो नहीं करेगी, 0। तो अगर रस्सी टूट गई तो वजन कितना आएगा, 0। लिफ्ट नीचे जा रही है तो वजन क्या आएगा, कम आएगा। और निकाल लेना इसको, देखो देखो ध्यान से देखो, मैंने कैसे बोला रिएक्शन कम आएगा, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और mg इधर आके निगेटिव, सॉरी ma। तो रिएक्शन फोर्स कितना आया, W माइनस ma। तो देखो रिएक्शन फोर्स कम आया ना W से, यहां पे देखो क्या होगा, रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू W प्लस ma। रिएक्शन फोर्स ज्यादा आ रहा है, वेट बढ़ा हुआ फील आएगा, और यहां तो भैया इक्वल फील आएगा। ठीक है, पक्का? तो ये 4 टाइप के केस बनते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस सारे क्वेश्चन देख लेना, 5 मिनट और है। तो ये वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे क्या घर जाके, ये सारे क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट कर लेना। कुछ क्वेश्चंस को नहीं बनाना है, वो मैं बोल देता हूं, इस वाले क्वेश्चन को रहने देना, इसको बना लेना, बना लेना इजी है, बना लेना ये भी इजी है। इनको मत बनाना, जिसमें मोर देन वन ऑप्शन है ना, इनको रहने देना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में भी है ऑप्शन ABCD, देखो दिख जाएगा आपको, आंसर 3-3 है, इसको छोड़ देना, छोड़ दो छोड़ दो। इसमें भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, चाहो तो बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें भी ऑप्शंस हैं। हाँ यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, इसको बनाना 16 ऑनवर्ड्स बनाना, इसके आगे 16-17 बनाएंगे। देखो वही कर रहा है जो हम लोग शुरुआत से कर रहा है, करते आ रहे थे, हिसाब बन जाएगा, बन जाएगा पॉजिटिवली, लेकिन बना लेना इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को घर जाके एक बार। अब देखो ये वाला एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को खत्म करके अपन घर जाते हैं। ये एक 5 kg और एक ये 3 kg का मास है। ये देखो इस क्वेश्चन को, एक 5 kg का है और एक 3 kg का है, 5 kg और 3 kg। सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम किसके लिए बनाऊं, 5 kg के लिए कि 3 kg के लिए? 3 kg के लिए, क्योंकि उसमें एक ही अननोन दिख रहा है T2, लेकिन ये वाले के लिए T1 भी अननोन और T2 भी अननोन, यार दिक्कत होगी। 3 kg वाला ये देखो हवा में ऐसा लटका दिख रहा है। एक बात बताओ, उसके ऊपर ऊपर तो लग रहा है T2, और कोई फोर्स नहीं होगा क्या?
नीचे mg लगेगा, mg मत बोलो यार, 3 इंटू जी बोल दो। और g की वैल्यू कितनी होती है 10, तो मैं नीचे 30 लिख दूं, तो नीचे लग रहा है 30 न्यूटन। और कोई फोर्स है क्या? नहीं, मतलब T2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। अब बनाएंगे इसके लिए, अब इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसमें एक तो लग रहा है ऊपर T1, एक तो इसमें लग रहा है नीचे T2, और एक बेचारे का खुद का क्या लग रहा था 5 इंटू जी यानी कि 50। तो अब T1 किसके इक्वल हो जाएगा 30 प्लस 50 80, आ गया T1 और T2 दोनों का वैल्यू। अब यहाँ पे देखो अच्छा असलरेशन वगैरह, अरे असलरेशन भी दे रखा है यार, हमने भी असलरेशन नहीं देखे। अब ये जो सिस्टम है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से कहां जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ये जा रहा था अपवर्ड, असलरेशन कितना दे रखा है 2, ऊपर जा रहा है तो कौन बड़ा होगा ये T2 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2। तो आप T2 की वैल्यू निकाल लोगे। वैसे ही यहां पे देखो इसके लिए भी, ये भी तो ऊपर जा रहा है और सेम असलरेशन से ऊपर जा रहा है। T1 माइनस T2 प्लस 50 इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन, 5 इंटू 2, खत्म। इजी है कि नहीं है? बहुत इजी है, एक बार बनाना पड़ेगा लेकिन। ये देखो वैसे सब बनाया है उसने, इसको सॉल्व करना। इस टाइप का क्वेश्चन आज हम लोगों ने क्लास में किया है, तो इसको एक बार कर लेना, इसका सॉल्यूशन भी सब आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को भी एक बार बना लेना भैया, ये अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ये देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो जैसे कि ये एक बुक है, अगर मैं इस बुक को इस बोर्ड पे ऐसा रख दूं और हाथ हटा लूं तो क्या होगा, गिर जाएगी। मुझको क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे से सपोर्ट देना पड़ेगा क्योंकि mg नीचे लग रहा है। लेकिन पता है मैं बिना mg नीचे दिए मैं इसको रोक सकता हूं, कैसे, इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगा दिया। सर mg लग रहा है नीचे और आपने तो फोर्स लगाया है ऐसे, तब भी ये कैसे रुक गया? हाँ, क्योंकि इसके ऊपर एक रिएक्शन आ रहा होगा, और रिएक्शन आ रहा है तो एक फ्रिक्शन भी है। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू रिएक्शन फोर्स। और वो क्या होगा, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, वो लग रहा होगा ऊपर। तो मैंने लगाया फोर्स, उससे मिला रिएक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू आर। तो मैं कितना फोर्स लगाऊं कि ये रुके? हल्का सा फोर्स लगाऊंगा तो रुकेगा क्या? नहीं, ज्यादा फोर्स लगाने पे रुकता है। फोर्स बढ़ेगा तो रिएक्शन ज्यादा मिलेगा, रिएक्शन ज्यादा मिलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा मिलेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को बना लेना, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, ये तो कर चुके हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन। 34वां भी बना लेना, 35वां भी कोशिश करना, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो 35वां छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो इतना क्वेश्चन फिर आप लोग घर जाके। किसके? किसका? हम्म। हाँ हाँ हाँ, तो पता नहीं शायद उसको ना एलिमिनेट कर दिए लगता है मुझको। स्कूल में पढ़ाए थे कि नहीं? हम्म। ठीक है, बच्चे जो ऑनलाइन है वो लोग लीव कर सकते हैं, और सीरियसली इन क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करना है, एक बार गॉन थ्रू हो जाना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं।